दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। हम बात करेंगे मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के उस वक्तव्य पे बातचीत करेंगे जिन्होंने लोकसभा में कहा अब की बार 400 पार, यानी एनडीए गठबंधन जो होगा वो 400 के पार होगा। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अकेले बीजेपी की बात कर ले तो अकेले बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करेगी। 370 आखिर उन्होंने क्या बोला, क्या वजह हो सकती है, और सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे, स्टेट वाइज चर्चा करेंगे कि मोदी का 400 का जो पार का आंकड़ा है वो कहाँ से बनता है भी या नहीं बनता है, या मोदी जी उस रास्ते पे चल रहे हैं कि जैसे एक लोग कहते हैं कि हम थूक करके चाटते भी हैं, क्या उस कहावत को भी चरितार्थ कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर अगर पिछले राजनीतिक समीकरण पर बातचीत कर ली जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकतर उन नेताओं को अपने एनडीए में शामिल करने की बात कही जिन पर खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, खास करके लखनऊ की बात कर लिया जाए, आसपास के क्षेत्रों की बात कर ली जाए, जो अवध क्षेत्र है उसकी बातचीत कर ली जाए तो कहा जाता है यहाँ पर लोकसभा से लेकर के विधानसभा की सारी सीटें बीजेपी की झोली में जाती हैं। और यहीं पर 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है या नहीं आ रही है? तो सवाल यही बनता है कि ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बातचीत कर ले तो उत्तर प्रदेश में अगर सारी सीटें राम मंदिर के बदौलत आ रही हैं तो क्यों जाटलैंड के नेता वहाँ से चौधरी जयंत सिंह को अपने पार्टी में मिलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? सवाल है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या एक राजनीतिक विषय हो सकता है? लेकिन अगर हमारे व्यक्तिगत की बात कर ली जाए तो अगर किसी किसान नेता को भारत रत्न मिलता है तो बेहद खुशी की बात है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन उस समय जब देश के हालात और देश में जो किसान हैं आंदोलन की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिन किसानों को मोदी सरकार ने खालिस्तीनी कहा, आंदोलनजीवी कहा, उनको रोकने के लिए कीले बिछाई, उनको रोकने के लिए बैरियर लगाए गए, उनको रोकने के लिए कि पानी की बौछार लगाई गई, और अब जब किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस समय दिल्ली की बॉर्डर को इस तरह से सील कर दिया गया है कि जैसे मालूम पड़ता है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर हो। तो इस समय चौधरी चरण सिंह को, जिनको बीजेपी पार्टी और आरएसएस के लोग पानी पी पी करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया, तो इस समय बीजेपी और आरएसएस के वो कार्यकर्ता क्या सोच रहे होंगे कि इस समय मोदी जी किस रास्ते पे चल रहे हैं? क्या वास्तविकता में मोदी जी की ये कहावत नहीं चल रही है कि जिस पर थूका उसी को साफ करने पर तुले हुए हैं? ये तो रही खास उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। अब दूसरे हम स्टेट में चलते हैं। कहते हैं कि जो दिल्ली का सिंहासन है यूपी बिहार से होकर के जाता है, बिहार से शुरू होता है और यूपी से होता हुआ चला जाता है। अगर हम बिहार की बातचीत कर लें तो बिहार में भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। बिहार के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये माना जाता है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो बीजेपी की बैतरणी पार हो जाएगी, इंडिया गठबंधन को कमजोरी हो जाएगी, लकवा मार जाएगा, पोलियो हो जाएगी। तो क्यों नहीं नीतीश को अपने खेमे पर मिलाया जाए? कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी के दामन में चले गए थे। लालू के बेटे के साथ मिल करके उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कि मोदी और चाणक्य की राजनीति से नीतीश उधर चले गए, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। नीतीश को मिलाने के बाद मोदी का वो सपना भी पूरा नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर बातचीत कर ली जाए तो बिहार से उनकी झोली में कम सीटें जा रही हैं। तो उन्होंने किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया जाए। और आपको दोस्तों मैं बता चलूं, कर्पूरी ठाकुर के एक भी विचार और सिद्धांत को भाजपा और आरएसएस पालन नहीं करती, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनको गिराने में
भरपूर योगदान बीजेपी और आरएसएस ने किया था कि वो किसी भी तरह से पिछड़े वर्ग और दलितों की बात और हक अधिकार की बात ना कर सकें, क्योंकि जिस सिद्धांत के आधार पर कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के पिछड़े दलितों के उत्थान की बात कही थी, उससे भाजपा और आरएसएस कोसों दूर है। तो इस समय मोदी का जो नीतीश वाला दांव है वो भी फेल हो चुका है। तो क्या अब मोदी जी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद बिहार से पिछड़ों को लुभा पाएंगे? अगर बिहार के लोकसभा सीटों की गणित की बात करें तो नीतीश जब भाजपा में गए हैं, मोदी के साथ गए हैं, तो जेडीयू में भी काफ़ी कहल मची हुई है, उठा पटक मची हुई। तमाम नेता, जमीनी नेता, उनसे वो नाराज हैं। और उधर आरजेडी के समर्थन में, लालू प्रसाद यादव के बेटे के समर्थन में जनता ने अपना रुख बना लिया है। तो बिहार से भी कुछ बीजेपी को खास फायदा होने वाला नहीं है। आप स्पष्ट कर लीजिए, बिहार से बहुत ज़्यादा अगर बीजेपी की झोली में सीटें जाएंगी तो सबको मिला करके 20 से 25 नहीं जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश की मैंने बातचीत कही थी, तो जो उत्तर प्रदेश मोदी का और बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ से भी मुश्किल से 50 सीटें जा रही हैं। अगर हम मान लेते हैं 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश से दे दिया जाए और बिहार से 20 सीटें दे दिया जाए तो आंकड़ा 100 का होता है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान, आप जानते हैं उनको धराशायी कर दिया गया था। और धराशायी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्हीं की शासनकाल में एक सवर्ण महोदय ने दलित के ऊपर बाथरूम कर दी थी। इस तस्वीर को सोशल मीडिया में आपने बहुत बड़े पैमाने पर देखा होगा। शायद यही बात मोदी को चुभ गई कि शिवराज सिंह चौहान को अगर हटा देंगे तो शायद दलित वोट बैंक और पिछड़े वर्ग का वोट बैंक उनकी झोली में चला जाएगा। लेकिन उसके बदले में उन्होंने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान संभाल दिया। लेकिन जिस तरह से इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने मध्य प्रदेश से लेकर के अभी हाल ही के चुनाव में भले ही भाजपा पीठ थपथपा रही हो कि हमने 3 स्टेट कांग्रेस की झोली से चुरा लिया है, वो तो यही जानते हैं, उनकी आत्मा ही जानती है कि सब कुछ दांव पर लग गया, तब जाकर के तीनों स्टेट बचे। और एक सबसे बड़ी बात है, भाजपा का एक सबसे बड़ा चेहरा नाराज हुआ, वो शिवराज सिंह चौहान नाराज हुए। अब कायस लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी जिस कमलनाथ को और उनकी पार्टी लगातार गाली दे रही थी, आज उन कमलनाथ को अपनी पार्टी में मिलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो सवाल यही बन रहा है, तो क्या यहाँ भी अगर कमलनाथ भी उनकी पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कोई खास लाभ प्रधानमंत्री मोदी को नज़र नहीं आ रहा है। हम थोड़ा दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। दक्षिण भारत में भाजपा के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। दक्षिण भारत में बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है, वैसी स्थिति भाजपा की दक्षिण भारत में है। अब दक्षिण भारत के सीधे हम पश्चिम की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लेता हूँ, उसको बता देता हूँ। तो इस समय भाजपा के पास अगर मध्य प्रदेश से मिला लिया जाए तो अगर वहाँ की 15 सीटों पर अगर इनका दबदबा हो जाता है तो 115 ही सीटें इनके पास हो पाती हैं। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उधो में जब से इन्होंने 2 गुट कर दिया है तो खास करके महाराष्ट्र और मराठी लोगों में खास गुस्सा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जड़ें महाराष्ट्र में बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बाला साहब के सिद्धांतवादी पार्टी को लेकर के इन्होंने तमाम तरह की सोशल मीडिया से लेकर के इनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने अनर्गल बातें कही हैं, तो उससे एक बात निकल करके आ गई कि महाराष्ट्र के लोग उनसे खास नाराज हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के हालात महाराष्ट्र में भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के। अगर महाराष्ट्र इनको आप कितनी सीटें देना चाहते हो, वैसे तो मैं तो इस समय 15 ही सीट देना चाहता हूँ, टोटल आंकड़ा 130 हो जाता है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात मोदी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। मोदी जी पूरी सीटें वहाँ से भी लाने में असमर्थ है। तो आप समझ लीजिए, गुजरात से अगर 25 सीटें इनको दे दिया जाए तो 155 का आंकड़ा मोदी के पक्ष में बनता। बात कर लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में मोदी के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन वहाँ भी इस समय भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें नहीं मिल पाएंगी। और अगर वहाँ की भी पूरी सीटों को इनको जोड़ दिया जाए तो वहाँ से मुश्किल से आंकड़ा इनके पास 20 का मिलने वाला है। तो अगर राजस्थान से 20 सीटें इनको मिलेंगी तो 150
और 20 मिला करके 170 का आंकड़ा बनता है। पंजाब की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, तो पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने इस समय चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में अपना गुल खिलाया, तो वहाँ का जाट लैंड तो खास करके नाराज है। और आप जानते हो कि इस समय पूरे किसान, हरियाणा हो चाहे पंजाब के किसान, इस समय दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। मोदी जी से 2-4 मुलाकात करना चाहते हैं, 2-2 हाथ के लिए तैयार है। मोदी के माथे की लकीरें उन्होंने बढ़ा दिया है, तो वहाँ से भी कुछ खास इनको फ़ायदा होने वाला नहीं। अगर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तीनों स्टेट को मिला दिया जाए, यहाँ की 5 सीटें इनको दे दिया जाए, तो मुश्किल से इनका आंकड़ा 180 के करीब पहुँच रहा है। अब सवाल यहाँ पर बनता है, यूपी उत्तरांचल की बात कर ली जाए। यूपी की तो कर चुका, उत्तरांचल में केवल 5 सीटें हैं। अब बात कर लेते तीसरे बड़े एक स्टेट की बात कर लेते, पश्चिमी बंगाल की बात कर लेते हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जो बाहुबली भी हैं और उनको जनता सपोर्ट करती, ममता बनर्जी को सपोर्ट करती है। वहाँ भी कुछ खास मोदी का जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी बोल करके खास करके मोदी जी ने वहाँ भी कोई घुसपैठ नहीं बना रखी है। तो अगर इन सब पूरे स्टेट को आंकड़ा मिला दिया जाए, पूर्वोत्तर की भी बातचीत कर ली जाए, वहाँ से पूरी सीटें इनको मोदी को दे दिया जाए, तो ये आंकड़ा 200 से लेकर के 225 के बीच में सिमट जाता है। तो सवाल है कि मोदी ने ये क्यों कहा कि अकेले भाजपा को 370 वोटें मिलेंगी, जहाँ पर 150 वोटें कहाँ से आएंगी? 150 वोटों की भरपाई ये कहाँ से करेंगे? तो क्या ये जो क्षेत्रीय सरकारें हैं उनको नेस्तनाबूद करेंगे? क्या अन्य पार्टियों के नेताओं को जो पानी पी पी करके ये लोग गाली देते थे, उनको अपने में मिलाएंगे, थूक कर चाटने का काम करेंगे? कितना थूकेंगे, कितना चाटेंगे? सवाल इस पर बन गया है कि कितना थूकोगे, कितना चाटोगे, किस किस को भारत रत्न दोगे, किस किस को पद्म श्री दोगे, किस किस के साथ ईडी लगाओगे, किस किस के साथ सीबीआई लगाओगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। और एक सबसे बड़ी बात है, झारखंड पे तो चर्चा रह गई, झारखंड की बात कर लेता हूँ। झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन को इन्होंने दोषी बनाया है, खास कर वहाँ भी इनको लाभ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ से भी इनको लाभ होने वाला नहीं। अगर मान लिया वहाँ से भी लोकसभा की सीटें आ जाती है, तो इनका आंकड़ा 250 पहुँच जाता है। 400 बड़ी दूर की बात है। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार ही बना लें तो यही बड़ी बात है। केवल एक माहौल बनाने की साजिश जो हो रही है, ये कतई से हितकर नहीं दिखाई दे सकती। हो सकता है भक्त इस बात के लिए उछल कूद जरूर मचा रहे होंगे कि मोदी जी ने जो कहा है वो जरूर होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा एक बार एक व्यक्ति जो बार बार कहता है काठ की हंडी कभी बार बार नहीं चढ़ती, कितनी बार चढ़ाओगे, एक न एक दिन उसको जलना पड़ेगा और झूठ और फरेब की राजनीति से बाहर भी निकलना पड़ेगा। जमीन में क्या हो रहा है, धरातल में क्या हो रहा है, सच्चाई क्या हो रही है, महंगाई पे कहाँ जा रहे हैं, विकास के मुद्दे पे कहाँ जा रहे हैं, बॉर्डर के मुद्दे पे कहाँ जा रहे हैं, चाइना के मुद्दे पे कहाँ जा रहे हैं, जापान के मुद्दे पे कहाँ जा रहे हैं, रसिया के मुद्दे पे कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुद्दे पे कहाँ जा रहे हैं। हर बात में हिंदू, मुसलमान और ज्ञानवापी से लेकर के तमाम जितने भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इससे कहीं फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पूर्ण एक तरफ से इशारा करता है कि जब बाबरी का ध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई थी, अगर पूर्ण बहुमत से सरकार आना होता तो शायद धर्म के चश्मे से वही बन चुकी होती। लेकिन बाबरी गिरने के बाद भाजपा कोसों उत्तर प्रदेश से दूर रही है। अब आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या मोदी जी अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। वैसे 400 पार का आंकड़ा तो मुश्किल से 200 पर ही सिमट रहा है, 250 के अंदर ही सिमट रहा है। 400 पार कैसे करेंगे? क्या अन्य लोगों की भी अब बारी है? क्या राजनीति के निचले पायदान पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है? और इसी के साथ नमस्कार, मैं